तो आज के क्लास में हम ऑर्गेनिक के अंदर किस तरह से कन्वर्जन्स किए जाते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। मैं 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन करवा रहा हूं। जबकि फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर था, उस चैप्टर के एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन के आपको मिल जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी खोला होगा तो आपको उसके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन के दिखे होंगे जो हम लोग अब तक नहीं किए थे। एल्कोहल फिनॉल चैप्टर में भी कन्वर्जन है, तो मैं चाहता तो चैप्टर के साथ साथ कन्वर्जन को करवा सकता था। चैप्टर में जहां पर भी कन्वर्जन के क्वेश्चन आते मैं उसको करवा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कन्वर्जन को सीखने का तरीका एकदम अलग है। कई लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं और कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते। चैप्टर के बीच में कन्वर्जन नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका दिमाग अभी ऑर्गेनिक को उतना नहीं सीख पाया है या सीख पाया था कि मैं आपको कन्वर्जन सिखा सकूं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है ऑर्गेनिक में सीखने को, पर शुरू के 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया ना, तो अब कन्वर्जन को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इस टॉपिक को, तो जरा गौर सुनेगा। कन्वर्जन जो होता है ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, 3 मार्क्स का। जरा समझिएगा, कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया, तो यूं समझिए कि आप बोर्ड एग्जाम में अपने 10 मार्क्स जो हैं उसे कंफर्म कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक के जो कन्वर्जन है वो डायरेक्ट आएंगे 3 मार्क्स के, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया तो कन्वर्जन आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स तक गेन करने में हेल्प करेगा। कैसे? कन्वर्जन एक तो डायरेक्ट आएगा 100% 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स तो यहीं पर हो गए। साथ ही साथ कन्वर्जन करने से कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं। कन्वर्जन सीखने से कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं। डिस्टिंग्विश आपसे जल्दी बनेगा, जो डिस्टिंग्विश से क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे जल्दी बनेगा, और साथ ही साथ जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो भी बनेंगे, और नेम्ड रिएक्शन भी आप आसानी से बना पाओगे। तो देखिए इतनी सारे चीजों को कन्वर्जन कंट्रोल कर रहा है। तो सिर्फ कन्वर्जन अच्छे से सीख लोगे ना बेटा, तो कंप्लीट द रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, डिस्टिंग्विश, ये सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाएगा। इसीलिए कन्वर्जन को इतना इंपॉर्टेंस मैं देता हूं। साथ ही साथ कन्वर्जन चैप्टर के बीच में ना पढ़ा के मैं इसको एक अलग से एक छोटा सा कोर्स बना के आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कन्वर्जन का एक कोर्स होना चाहिए जो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कन्वर्जन कंप्लीट सीखने में, गौर से सुनिएगा, कन्वर्जन कंप्लीट सीखने में आप लोगों को 5 से 6 क्लास लग सकता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो 5 क्लास लगता था, अब अभी ऑनलाइन में शायद थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मुझे बहुत आराम से इसको बताना पड़ेगा, धीरे धीरे बताना पड़ेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। तो यूं समझ लीजिए कि 5 से 6 क्लास आपको कन्वर्जन पूरा सीखने में लग जाएगा। और याद रखिए, एक भी क्लास अगर आप स्किप करते हो तो जो वीडियो आपको दूंगा उसको देख ही लेना, वरना अगले दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बैक टू बैक आपको हर एक क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कन्वर्जन एक्चुअली होता क्या चीज है, फिर बताऊंगा कन्वर्जन के करते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन का मतलब क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इथेनॉल टू मिथेनोइक एसिड। मतलब आपको कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब इथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3CH2OH। इसको क्या करना है? आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यहां पर फिर से इथेनॉल लिया मैंने,
पर इस बार आपको इसे क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। और इस बार यहां पर इथेनॉल को मिथेनोइक एसिड बनाना है। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कि कन्वर्जन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करिए। अब कन्वर्जन तीन तरीकों से होता है। पहला कि जब आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो तो कार्बन नंबर चेंज नहीं होता, कार्बन नंबर चेंज नहीं होता। देखो ना बेटा, यह 2 कार्बन का अल्कोहल था, उसे 2 कार्बन का एसिड बनाने को बोला गया। दूसरा केस, कार्बन नंबर बढ़ सकता है। देखो 2 कार्बन के अल्कोहल को 3 कार्बन का एसिड बनाने को बोला जा रहा है। और तीसरा, कार्बन नंबर कम भी हो सकता है। 2 कार्बन के अल्कोहल को 1 कार्बन का एसिड बनाने को बोला जा रहा है। तो कन्वर्जन करते वक्त तीन बातें होती हैं, या तो बिना कार्बन नंबर चेंज किए एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा। दूसरा, कार्बन नंबर बढ़ाने को बोला जा सकता है और कार्बन नंबर कम करने के लिए भी बोला जा सकता है। जब कन्वर्जन करते वक्त कार्बन नंबर बढ़ जाए तो इसे चेन लेंथनिंग बोलते हैं, इसे हम चेन लेंथनिंग बोलते हैं, यानी कि चेन की लंबाई बढ़ाना। और जब कार्बन नंबर कम हो जाता है तो इसे चेन शॉर्टनिंग बोलते हैं, यानी चेन का लेंथ कम करना। तो जब आपको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, और कार्बन नंबर जब चेंज नहीं करना होता, बिना कार्बन नंबर चेंज किए जब आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत इजी होता है, ये आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब कार्बन नंबर बढ़ाना होता है या जब कार्बन नंबर कम करना होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये काम हर कोई नहीं कर पाता। आपको खूब प्रैक्टिस लगेगा, आपको खूब प्रैक्टिस लगेगा। कार्बन नंबर कैसे बढ़ाते हैं, कार्बन नंबर बढ़ाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, कार्बन नंबर कम करने के भी रूल्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कन्वर्जन की। मैं आपको सिखाता हूं कन्वर्जन कैसे किया जाता है। आज का जो क्लास रहेगा उसमें मैं आपको कार्बन नंबर बढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, कन्वर्जन करते वक्त आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। ये रूल्स मतलब ऐसा कोई रूल बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने कुछ अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं जो आपको ध्यान से सुनना होगा। पर याद रखिए, ये ऐसे रूल्स हैं जिसको आप कॉपी में नहीं लिख सकते, मैं आपको लिखवा नहीं सकता, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते हुए सारे रूल्स अपने दिमाग में बिठाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास एक कंपाउंड आया, गौर से सुनना, मेरे पास एक कंपाउंड आया और वो कंपाउंड है मीथेन। मीथेन, मेरे पास एक कंपाउंड आया और वो कंपाउंड है मीथेन। अब इस कंपाउंड के बारे में एक बात ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है, ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है। किसको बोलते हैं बेटा प्योर हाइड्रोकार्बन? जिस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना हो उसे प्योर हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अगर आपके सामने कोई प्योर हाइड्रोकार्बन आ गया और किसी ने कहा चलो इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ो, चलो इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ो, तो याद रखना आप इसमें OH नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, आप इसमें NH2 नहीं जोड़ सकते, आप इसमें COOH नहीं जोड़ सकते, आप इसमें CHO नहीं जोड़ सकते, NO2 नहीं जोड़ सकते। तो पहला रूल सुनिएगा, पहला रूल कहता है कि अगर आपके पास प्योर हाइड्रोकार्बन है और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहली बार आएगा वो है क्लोरीन। तो आप सभी अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि प्योर हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट क्लोरीन लाया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो बताओ तो बेटा, अगर मैं Cl2 रिएक्ट करवाऊं तो क्या बनेगा? तो यहां बनेगा CH3Cl, CH3Cl, क्लोरीन आ गया। और पता है, एक बार अगर क्लोरीन आ गया तुम्हारे कंपाउंड में, एक बार अगर क्लोरीन आ गया तो तुम इस कंपाउंड को कुछ भी बना सकते हो। मैंने कहा इस कंपाउंड को आप कुछ भी बना सकते हैं। अब क्या क्या बना सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, चलिए। तो यहां देखिएगा, मैं इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा KCN को,
मैं इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा KCN को, तो क्या होगा बताओ, तो क्या बनेगा बेटा, CH3CN। क्या बना, CH3CN, साइनाइड बन गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को साइनाइड का प्रॉपर्टी बताता हूं। मैं आपको साइनाइड का एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि अगर तुमने साइनाइड को रिड्यूस किया, रिड्यूस मतलब क्या होता है बेटा, रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। ये देखिए, जब भी साइनाइड रिड्यूस होता है तो CH2 NH2 बन जाता है, CH2 NH2 बन जाता है, मतलब एमाइन बन गया, एमाइन बन गया, एमाइन बन गया। अब अगला रूल सुनिएगा, अगर आपके कंपाउंड में NH2 आ गया, जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके कंपाउंड में NH2 आ गया तो उसको आप कभी नहीं हटा पाओगे। ध्यान सुनेंगे, अगर आपके कंपाउंड में एक बार NH2 आ गया तो उसको नहीं हटा पाओगे। उसको हटाने का एकमात्र तरीका है, NH2 को हटाने का एक ही तरीका है, उसको आप HONO से रिएक्ट करवाओ। HONO मतलब होता है नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाते ही सीधा जो NH2 है, पूरा नहीं दिख रहा है, मैंने पेपर तो बेटा साइड में रखा, क्यों नहीं दिख रहा होगा भाई आपको, ये देखो दिख तो रहा है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर तुम्हारे कंपाउंड में NH2 आ गया तो वो कभी नहीं हटता, इस बात को दिमाग में बिठाते जाइए। एक बार कार्बन में अगर NH2 आ गया तो वो कभी नहीं हटता, उसको हटाने का एक ही तरीका है, उसको HONO यानी कि नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाओ। एक बार अगर NH2 नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर गया तो सीधा आपको क्या करना है, वो जो NH2 है ना उसको OH बना देना है, NH2 को OH बना देना है। तो देखो, मैंने कहा कि NH2 कभी भी नहीं हटेगा, उसको हटाने का एक ही तरीका है, उसको HONO से पास करो तो NH2 हट जाएगा और वहां OH आ जाएगा। कन्वर्जन के दो बड़े फायदे हैं, एक, रिएक्शन करते वक्त आपको बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है, और दूसरा, आपको समझने की आवश्यकता नहीं कि रिएक्शन कैसे हुआ, आपको बुद्धि नहीं लगाना है कि NH2OH कैसे बन गया भाई, NH2OH कैसे बन गया, ये आपको यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको इसको याद करना है। याद मतलब याद हो जाएगा, चिंता ना करो, पर ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बताऊंगा कि NH2OH कैसे बना। जब मैं आपको एमाइन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि NH2OH कैसे बनता है। पर अभी के लिए डायरेक्ट याद रखो कि जब भी NH2 को हटाना होता है तो HONO जब रिएक्ट करवाएंगे तो फिर NH2 हट जाएगा और OH आ जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, एल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब इसके बाद अगर मैं एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दूं तो पता है ना, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है क्या बनता है, एल्डिहाइड। और जब आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ठीक है, तो अभी मैंने आपको साइनाइड का एक प्रॉपर्टी बताया। अब साइनाइड का मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। जब भी तुम साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर जोड़ेंगे, तो जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है ना तो साइनाइड जो होता है वो एमाइड बन जाता है बेटा। जब भी साइनाइड हाइड्रोलाइज होगा तो एमाइड बन जाएगा, CnCONH2 बन जाएगा, CnCONH2 बन जाएगा। और जब आप एमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे, जब एमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जब एमाइड को फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यहां पर मैंने आपको साइनाइड के कुछ प्रॉपर्टी बताए कि साइनाइड के साथ क्या क्या किया जा सकता है। मैंने यहां पर आपको बताया साइनाइड के साथ क्या क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को
एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा बेटा, वहां जो Cl है वो OH बन जाएगा। अगर किसी ने कहा चलो Cl को OH बनाओ, तो क्या करना, आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाओ तो ClOH बन जाएगा। लेकिन अगर किसी ने यह कह दिया कि चलो OH को Cl बनाओ तो किसी को याद है OH Cl कैसे बनता है बेटा, PCl5 PCl3 या फिर आप SOCl2 यूज कर सकते हैं। तो SOCl2 क्या काम है, वो OH को Cl बना देता है। तो ये देखिए Cl को OH कैसे बनाते हैं और OH को Cl कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाऊं ईथर के प्रेजेंस में, अगर मैं इस कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाऊं ईथर के प्रेजेंस में, तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, सोडियम और ईथर है, कौन सा रिएक्शन होता है बेटा इसमें, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, याद है ना, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, Cl को हटा देना और जो बचा उसको डबल कर देना, Cl को हटा के उसको डबल कर देंगे, तो Cl जब हटेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3 बनेगा। और अगर आपने इसी कंपाउंड को CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ रिएक्ट करवाया, अगर आपने इस कंपाउंड को CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, ये जो Cl है और ये जो Na है दोनों बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और जो बचा उसको जोड़ दो तो क्या बचा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और क्या बच गया, CH3। ये देखो तो Cl और Na बाहर निकल गया और CH3 मैंने जोड़ दिया। अब अगर मैं इस कंपाउंड को रिड्यूस करूं, जैसे कि मैंने कौन सा कैटलिस्ट लिया, H2PT, तो आप अगर एल्काइन को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहां, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H यहां, तो क्या बना, प्रोपेन बन गया, ये प्रोपेन बन गया। तो अगर एल्काइन को रिड्यूस करोगे तो प्रोपेन ही तो बनेगा। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को रिड्यूस करूं एक खास कैटलिस्ट से, और वो कैटलिस्ट है PDBaSO4, मैं इस कंपाउंड को एक खास कैटलिस्ट से रिड्यूस करूंगा, PDBaSO4। आपने क्लास 11 में पढ़ा है, इस कैटलिस्ट के बारे में। इस कैटलिस्ट का खास बात ये होता है, देवेश ने बोला लिंडलार, सही बात है बेटा, ये लिंडलार कैटलिस्ट कहलाता है, गुड। तो PDBaSO4 इसे हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ये जान लो कि ये जो कैटलिस्ट होता है ना, इस कैटलिस्ट में खास बात ये है कि ये एक ही पाई बॉन्ड तोड़ेगा। यहां 2 पाई बॉन्ड है ना, तो यहां एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा और एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, तो क्या बनेगा बेटा, तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। देखो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना होगा, तो H2PT का यूज करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना होगा तो PDBaSO4 का यूज करेंगे। और अब मैं आपको इस एल्काइन के बारे में कुछ खास बातें बता दूं, जिसमें से बहुत सारा चीज तो आप पहले से जानते हैं। क्या, तो मुझे यह बताओ कि अगर मैं इस कंपाउंड को HBr से रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल होगा। अगर मैं इस कंपाउंड को HBr के साथ रिएक्ट करवाऊं तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, Br बीच वाले कार्बन में आएगा और H किनारे वाले कार्बन में, क्या बनेगा बेटा, CH3 CH Br और CH3। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को HBr के साथ रिएक्ट करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, Br किनारे में आएगा और H बीच में जाएगा, तो कैसे दिखाई देगा, ये देखो Br किनारे में आ गया और ये कंपाउंड बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर तुमसे किसी ने ये कह दिया चलो इस हेलो एल्केन को दोबारा एल्किन बनाओ,
तो बताओ हेलो एल्किन एल्किन कैसे बनता है? याद है? एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन, सही बात है, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन से Br निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और एल्किन बन जाएगा। और अगर मैं इस कंपाउंड को भी एल्कोहलिक KOH से पास करूंगा तो उसमें भी एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा कार्बन से Br निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और एल्किन बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको किसी ने बोला कि इस कंपाउंड को चलो Br की जगह OH लाओ, तो अगर आप एक्वस KOH रिएक्ट करवाओगे तो BrOH बन जाएगा। ये देखिए BrOH बन गया। यहां भी अगर मैं इस कंपाउंड को एक्वस KOH से रिएक्ट करवाऊंगा तो BrOH बन जाएगा। ऐसा। लेकिन तुम बताओ OH को Br दोबारा कैसे बनाओगे? OH Br कैसे बनेगा? तो जब SOCl2 लिए थे तो OHCl बना था, तो OH को Br कैसे बनाओगे? तो आप यहां SOBr2 ले सकते हैं। नहीं, रेड फास्फोरस नहीं होगा। OH को Br कैसे बनाओगे? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा OH को Br बनाने का, आप सीधा ना HBr ले लो, कहानी खत्म। HBr लोगे तो OH Br बन जाएगा। मैंने कहा अगर आपको OH को दोबारा Br बनाना है तो सीधा HBr ले लो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या आपको कोई ऐसा प्रोसेस पता है जिसमें OH को यानी कि अल्कोहल को एल्किन बनाया जा सके, अल्कोहल एल्किन बन सके? ऐसा कोई प्रोसेस जानते हैं आप? कौन सा प्रोसेस है वो जिसमें अल्कोहल एल्किन बन जाता है? बताइए। अरे डिहाइड्रेशन है ना। जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल एल्किन बन जाता है बेटा। तो यहां दिखाता हूं मैं आपको। अल्कोहल एल्किन कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन करने से। और कोई याद दिलाएगा डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं? डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं? यहां मुझे ग्रीन कलर यूज करना था, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट ना, स्पेस ज्यादा है नहीं। चलो, क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। जब अल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा? एल्किन। कैसे एल्किन बनता है? अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से H, यानी कि वाटर निकल जाएगा, तो एल्किन बन जाएगा। अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा, बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्किन बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि एल्किन को दोबारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं? चलो बताओ, एल्किन को दोबारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं? हाइड्रेशन करके। क्या बात है सीजान, हाइड्रेशन करके, सही बात है। हाइड्रेशन करेंगे तो एल्किन अल्कोहल बन जाएगा। और बताओ तो हाइड्रेशन करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? पूजा, वेरी गुड, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 जब रिएक्ट करवाते हैं तो एल्किन अल्कोहल बन जाता है। लेकिन जरा नोटिस करो, एल्किन जब अल्कोहल बना तो OH बीच वाले कार्बन में आया, मतलब मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर ऐड हुआ है। लेकिन अगर OH को किनारे में लाना हुआ तो क्या आप कोई ऐसा मेथड जानते हो जिसमें OH किनारे में आ जाए? THF, अरिंदम, वेरी गुड, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा? B2H6 THF H2O2, है ना। B2H6 THF
H2O2। हो सकता है ये आपको क्लियर ना दिख रहा हो, पर एक बार आप पढ़े हो तो थोड़ा अंदाजे से भी लिखना पड़ सकता है। आप क्या करूं मैं, स्पेस बहुत कम है मेरे पास। तो ये क्या लिखा है मैंने, B2H6 THF H2O2। ये क्या करता है, एल्किन को अल्कोहल बनाएगा, लेकिन OH को किनारे में लाके जोड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड में वापस आइए। अब इस कंपाउंड को देखो, अगर मैं आप बताइएगा, ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या होता है ग्रिग्नार्ड, CH3MgCl। क्या बनेगा, CH3MgCl। अब ये जो CH3MgCl ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड बहुत चमत्कारी कंपाउंड होता है। ग्रिग्नार्ड बहुत ही चमत्कारी कंपाउंड, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकता हूं मैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रिग्नार्ड से क्या क्या बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। ग्रिग्नार्ड से आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड को ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड को एक मिनट ना, अगर मैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HCHO से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं आपको जब ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था, जब मैंने अल्कोहल चैप्टर में आपको ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था, उससे मैंने आपको एक बात बोला था कि ग्रिग्नार्ड जब भी आपके सामने आता है, ग्रिग्नार्ड जब भी आपके सामने आए तो समझ जाना अल्कोहल ही बनेगा। मतलब 90% केस में ग्रिग्नार्ड को देखते ही समझ जाना अल्कोहल बनेगा। 90% केस में ग्रिग्नार्ड को देखते ही समझ जाना अल्कोहल बनेगा। तो बेटा जब ये डिसाइड हो ही चुका है कि अल्कोहल ही बनेगा, जब डिसाइड हो चुका है कि अल्कोहल बनेगा, तो ये बताओ ये तुमने क्या लिया है, HCHO। तो HCHO में एक कार्बन है और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी एक कार्बन है। तो यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, तो यहां बनेगा 2 कार्बन का अल्कोहल। और 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH, CH3CH2OH। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं इसे इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये देखो इस कंपाउंड को इपोक्साइड बोलते हैं बेटा। ये जो अजीब सा साइक्लिक कंपाउंड देख रहे हैं ना, ये साइक्लिक ईथर है एक्चुअली में, इसे इपोक्साइड बोलते हैं। साइक्लिक ईथर, मैं लिख देता हूं इसका नाम, इसको हम बोलते हैं इपोक्साइड। तो अब ये बताओ कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ग्रिग्नार्ड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है। भाई मुझे तो सिखाया गया है ग्रिग्नार्ड मतलब अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड मतलब अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ही बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। तो ये बताओ जब डिसाइड हो ही चुका है कि यह अल्कोहल बनेगा, बस इतना बता दो कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, 3 कार्बन का। क्यों, क्योंकि यहां है 2 कार्बन और यहां है 1 कार्बन, तो बनेगा 3 कार्बन का अल्कोहल। तो 3 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2 CH2OH, है ना, ये अल्कोहल बनेगा। ये देखिए यहां पर ये अल्कोहल बनेगा। अब अगर मैं इसी कंपाउंड को, ध्यान देंगे, अगर मैं इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके साथ रिएक्ट करवाऊं, CH3CHO, तो बताओ बेटा यहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल, क्योंकि डिसाइडेड है यहां तो अल्कोहल ही बनेगा। बस बताओ कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का। तो अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जब 3 कार्बन का अल्कोहल ही बनाना है तो मैं इस रास्ते से जाके अल्कोहल बना सकता हूं, पर मैं इस रास्ते से जाके अल्कोहल क्यों बनाऊं। तो गौर सुनना, अगर आप इस रास्ते में जाओगे, इस रास्ते में, तो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर आप इस रास्ते में आओगे तो आप ब्रांच वाले अल्कोहल बना सकते हैं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये बताइए 3 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, लेकिन 3 कार्बन का अल्कोहल आपको ऐसा दिखेगा, CH3CHOH और CH3। तो इन दोनों में क्या फर्क है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस रास्ते में आओगे, इस रास्ते में,
तो ब्रांच वाले कंपाउंड बनेंगे। ब्रांच वाले मतलब सेकेंडरी, टर्शरी, एटसेट्रा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, अगर मैं इस कंपाउंड को CH3COCH3 से रिएक्ट करवाऊं, अगर मैं इस कंपाउंड को CH3COCH3 से रिएक्ट करवाऊं, तो बेटा यहां पर 3 कार्बन है और यहां 1 कार्बन है, तो बनेगा 4 कार्बन का एल्कोहल। और 4 कार्बन का एल्कोहल मतलब टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बनेगा, ये एल्कोहल आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो मैंने आपको अभी ग्रिग्नार्ड का प्रॉपर्टी बताया कि ग्रिग्नार्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताना। तो सृष्टि बेटा कैसे बना पूछ रही हो तुम? पहली बात तो यहां 2 चीजें हैं, एक कैसे हुआ जानने की जरूरत नहीं है, और अगर जानने की जरूरत है तो आप एल्कोहल चैप्टर पढ़ चुके हो भाई, वहां जाके देखो आप। मैंने 2 चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया, ताकि कोई चीज आपको नया सा ना लगे। और अगर आपको लग रहा है यहां टर्शरी कैसे बन गया, तो आप प्रॉब्लम में हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि यहां पर प्राइमरी कैसे बना, सेकेंडरी कैसे बना, टर्शरी कैसे बना, तो आप प्रॉब्लम में आना चालू हो चुके हो। आप पढ़िए, एल्कोहल चैप्टर पढ़िए, वहां पर यह बताया जा चुका है आपको। पर अभी के लिए डायरेक्ट याद रखोगे तो भी चल जाएगा। चलो ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3CH2CHO। प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता क्या बनता है? एल्डिहाइड। और अगर मैं इसे फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? CH3CH2COOH। और अगर मैं इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या बनेगा? यह सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता क्या बनता है? कीटोन। तो कौन सा कीटोन बनेगा? CH3COCH3 एटसेट्रा। तो देखिए, हालांकि अभी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी है, पर उतना स्पेस नहीं है, तो वो बाद में भी बताया जा सकता है। अब मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना करके रेडी कर दिया, और मुझे मालूम है कई लोग सर पटक रहे होंगे कि पता नहीं यहां पर क्या क्या हो गया। ठीक है, ऐसा होता ही है। अब एकदम ध्यान सुनना, मैंने यहां पर इतना कुछ आपको जो बताया, अब इसको हम एक सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि कन्वर्जन का मतलब होता है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बीच बीच में देखो कहीं पर रेड कलर यूज किया है, मैंने बीच बीच में रेड कलर यूज किया, बाकी सब जगह ग्रीन कलर यूज हुआ है। देख रहे हैं आप, बीच बीच में रेड कलर यूज हुआ है, बाकी सब जगह ग्रीन कलर यूज हुआ है। ये मैं डिजाइन बनाने के लिए नहीं किया हूं, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? जहां जहां मैंने रेड कलर यूज किया है वहां कार्बन नंबर बढ़ रहा है बेटा। जहां जहां मैंने रेड कलर यूज किया है वहां कार्बन नंबर बढ़ रहा है, और जहां जहां ग्रीन कलर यूज किया है वहां कार्बन नंबर में चेंजेस नहीं आ रहा है। देखो ना, यहां से लेके यहां तक सब तरफ ग्रीन कलर है। तो देखो कितने कार्बन यहां पर? 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। यहां पूरा कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इस पूरे सेक्शन पे ध्यान दीजिए, ग्रीन कलर यूज हुआ है, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन कंपाउंड है। पर जहां मैंने रेड कलर यूज किया ठीक वहीं से कार्बन नंबर बढ़ जाता है। देखो ना, यहां कितना कार्बन था? 1। केसीएन रिएक्ट करवाते ही 2 कार्बन आ गया। यहां कितना कार्बन है? 1। तो सोडियम और ईथर रिएक्ट करवाते ही 2 कार्बन आ गया। यहां कितना कार्बन है? 1। और इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाते ही 3 कार्बन आ गया। तो जहां मैंने रेड कलर यूज किया वहां कार्बन नंबर बढ़ रहा है। अब जरा कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको करना क्या है? अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना हुआ कन्वर्जन करते वक्त, अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना हुआ तो केसीएन मेथड का यूज करेंगे, केसीएन मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको 2 कार्बन बढ़ाना हुआ, अगर आपको 2 कार्बन बढ़ाना हुआ तो इस मेथड का यूज करेंगे। ये देखिए, अगर आपको 2 कार्बन बढ़ाना हुआ तो इस मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको अपने कंपाउंड को एग्जैक्टली डबल करना है, अगर आपके कंपाउंड को एग्जैक्टली डबल करना है तो सोडियम और ईथर का यूज कीजिए। अगर आपको अपने कंपाउंड में कार्बन नंबर बढ़ाना है और सेकेंडरी टर्शरी कंपाउंड बनाना है, कार्बन नंबर बढ़ा के सेकेंडरी टर्शरी बनाना है, तो इस रास्ते में जाइए, इस रास्ते में जाइए। और 2 कार्बन बढ़ाने का एक और मेथड है, ये वाला। 2 कार्बन बढ़ाने के 2 मेथड होते हैं।
दो कार्बन लाने का दो मेथड है, ये देखो ये दोनों। तो दो कार्बन लाना हुआ तो ये दो मेथड यूज करेंगे, एक कार्बन लाना हुआ तो ये मेथड यूज करेंगे, कार्बन नंबर डबल करना हुआ तो वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे, और कार्बन नंबर बढ़ाने के बाद सेकेंडरी टर्शियरी बनना चाहिए ऐसा सोचते हैं तो ये रास्ता यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा और हम इस फ्लो चार्ट का यूज कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूं इस फ्लो चार्ट का यूज कैसे करना है। याद है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाओ, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बनाओ। तो आपको क्या करना है, इस पूरे फ्लो चार्ट में इथेनॉल कहां है ढूंढना है। इथेनॉल कहां है, तो ये देखो ये है इथेनॉल, और इथेनोइक एसिड कहां है, ये है इथेनोइक एसिड। तो बस क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक लिख देंगे, बस हो गया कन्वर्जन। यहां से लेके यहां तक लिख देना है, हो गया कन्वर्जन। वहीं पर अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, वहीं पर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट कीजिए मिथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल में। तो आपको क्या करना है, इस पूरे फ्लो चार्ट में मिथाइल एल्कोहल ढूंढना है। कहां है मिथाइल अल्कोहल, ये रहा मिथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल कहां है, तो ये भी इथाइल अल्कोहल है और ये भी इथाइल अल्कोहल है। तो आपको क्या करना है, मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल जाना है। तो यहां से मूव करते हुए आपको यहां तक आना है, या फिर यहां से लिखते हुए आपको यहां तक आना है। तो अब आपको समझ में आया, मैं आपको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने जब बोलूंगा तो पहले आपको यह देखना कि ये दोनों कंपाउंड फ्लो चार्ट में कहां है। उसके बाद आपको बस वहां से वहां तक मूव करना है, वहां से वहां तक आपको मूव करना है और आपके क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे। और शुरू में आपको मुश्किल से 2 दिन लगेगा, आपको बैठ के ये फ्लो चार्ट याद नहीं करना है। यकीन मानिए 12 से 15 क्वेश्चन बनाते ही ये फ्लो चार्ट आपको अपने आप याद होना चालू हो जाएगा। 12 से 15 क्वेश्चन बनाते ही ये फ्लो चार्ट जो है याद होना चालू हो जाएगा। और 4 से 5 क्लास के अंदर अगर आप मेरे साथ साथ चलते हो तो 4 से 5 क्लास के अंदर मैं आपको कन्वर्जन में एकदम परफेक्ट बना दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना बेटा तो आप अपने आप बना लोगे बिना ये फ्लो चार्ट देखे। अब ऐसा होता तो है हमेशा, अब एक दो अपवाद होते हैं। तो अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो पहले तो काम कीजिए, ठंडे दिमाग से ध्यान से पहले इस फ्लो चार्ट को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपने ये कॉपी कर लिया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगा और आपको उन कंपाउंड्स को इस फ्लो चार्ट में सर्च करना है और आपको वहां से वहां तक मूव करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मिथेनॉल टू इथेनॉल। तो बेटा ये देखिए ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है। तो आपको क्या करना है, मिथेनॉल से लेकर के इथेनॉल तक कॉपी करना है और वहां पर लिख देना है बस पेपर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं कहूंगा मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कीजिए एसीटोन में। तो ये है मिथाइल क्लोराइड और एसीटोन कहां है, ये है एसीटोन। तो आपको यहां से लिखते हुए यहां तक जाना है। अब समझ में आ गया। मैं जो भी कंपाउंड दूंगा पहले आपको इस फ्लो चार्ट में उन्हें सर्च करना है, ढूंढना है कि वो कहां है, फिर बस वहां से वहां तक आपको मूव करना है। और आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान है, बस ढूंढना है और वहां से वहां मूव करना है। तो आज के क्लास में और अगले क्लास में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसमें मॉलिक्यूल आपको फ्लो चार्ट में मिलेंगे। फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस यानी कि मॉलिक्यूल्स फ्लो चार्ट में मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर आपको इन कंपाउंड्स की मदद से दूसरे कंपाउंड का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होगा। कैसे होगा मालूम चल जाएगा। पहले तो चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, प्रोपेन 1 ऑल 2, प्रोपेन 2 ऑल 2, ब्रोमो प्रोपेन 2 1 ब्रोमो प्रोपेन मीथेन 2
प्रोपीन। ये लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए फटाफट और फिर बस वही करिए जो मैंने करने बोला। इन मॉलिक्यूल्स को इन फ्लो चार्ट में सर्च कीजिएगा और वहां से वहां तक आप मूव कीजिएगा। क्वेश्चन लिख लिया क्या? पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा। क्या पूछ रहे हो? एसीटोन कहाँ है? ये है एसीटोन। प्रोपेनोन को बोलते हैं एसीटोन, ये से कॉमर्शियल नेम है। ये एसीटोन है, ठीक है।